गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 550 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा गया है, जैसे आरपीएससी, नेट जेआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी में। आज पार्ट 7 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू, हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और अब तक जो है हमने 8000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। पहला सवाल, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936। 1936 में जो है भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का आधार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये प्रगतिवाद का आधार है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय जो है ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, निराला और शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुमित्रा नंदन पंत और निराला जो हैं ये छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये लिखा है नागार्जुन ने। याद रखिएगा, नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सतरंगे पंखों वाली। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंत ने अपनी किस कृति में जो है प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युगवाणी। याद रखिएगा, युगवाणी जो है इसमें पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद को युग की वीणा किसने कहा है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की वो रचना जिसमें सर्वहरा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला की वो रचना जिसमें कि सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो तोड़ती पत्थर। याद रखिएगा, वो तोड़ती पत्थर जो है इसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय खंडर निराला। ये बिल्कुल गलत है। तो अजय खंडर के वास्तविक लेखक हैं रांगे राघव। याद रखिएगा, रांगे राघव जो हैं ये अजय खंडर के वास्तविक लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बाकी मुक्ति मार्ग के लेखक हैं भात भूषण अग्रवाल, ये बिल्कुल सही है। पिघलते पत्थर के लेखक हैं रांगे राघव, ये बिल्कुल सही है। और प्रलय सृजन इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु अजय खंडर के लेखक हैं रांगे राघव। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मांझी ना बजाओ बंसी कविता के रचयिता का नाम क्या है? मांझी ना बजाओ बंसी कविता के रचयिता का नाम क्या है? किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। ख्याल रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल जो है इसके लेखक हैं मांझी ना बजाओ बंसी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। ख्याल रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैद्यनाथ मिश्र। ख्याल रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का वास्तविक नाम है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों तक संपादन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों तक संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपक। ख्याल रखिएगा, दीपक पत्रिका का कुछ दिनों तक संपादन किया था नागार्जुन ने लाहौर में। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये किसने लिखा है? सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ख्याल रखिएगा, नागार्जुन ने लिखा है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ख्याल रखिएगा, नागार्जुन जो है इसके लेखक हैं। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रत्नगर्भ किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो यह आती है खंड काव्य। ख्याल रखिएगा, खंड काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। याद रखिए, नागार्जुन जो है ये कबीर के उपरांत जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ की वृत्ति न लेकिन मैंने सीखी, दृढ़ निष्ठा अपना ना सका मैं स्वान सरीखी। उपयुक्त पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और स्वान किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ जो दो शब्द दिए गए हैं चमगादड़ और स्वान, ये किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाटुकार कवि और लेखकों के। ठीक है, रखिएगा, चाटुकार कवि और लेखकों के प्रतीक हैं चमगादड़ और स्वान। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 से 1943। ठीक है, रखिएगा, 1936 से 1943 जो है ये प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं लिखता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का कौन सा कवि जो है वो मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं लिखता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। ठीक है, रखिएगा, नागार्जुन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है कौन एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, रखिएगा, हरिओद जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्ति किस कवि की है? किसने लिखा ये? तो ये लिखा है
केदारनाथ अग्रवाल ने, याद रखिएगा केदारनाथ अग्रवाल, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन सके किंतु बड़े आलोचक बन गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये एक बड़े प्रगतिवादी कवि नहीं बन पाए लेकिन एक बहुत बड़े आलोचक बन गए, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्होंने जो है लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से जो है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। ये बिल्कुल गलत है। प्रगतिवाद में जो है किसी भी प्रकार के प्रकृति चित्रण का उल्लेख नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी ये सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, ये बिल्कुल सही है। और यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक रहा है, ये बिल्कुल सही है। परंतु इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। प्रगतिवाद में जो है प्रकृति चित्रण का उल्लेख नहीं है, तो ये एक प्रकार का प्रवृत्ति नहीं माना जाता। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जो है रांगे राघव की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी रचना जो है रांगे राघव की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युगधारा। याद रखिएगा, युगधारा जो है ये रांगे राघव ने नहीं लिखा है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन जो है इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिद्धांत सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाल भारत। याद रखिएगा, विशाल भारत पत्रिका में जो है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता प्रकाशित हुई थी, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार का नाम क्या है? हिल्लोल, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। याद रखिएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है त्रिलोचन ने। याद रखिएगा, त्रिलोचन ने लिखा है सबका अपना आकाश। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहा के दीपक किसकी रचना है? राहा के दीपक, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? राहा के दीपक। तो इसके लेखक हैं रांगे राघव। याद रखिएगा, रांगे राघव। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? संशय की एक रात कथानक जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामकथा। याद रखिएगा, संशय की एक रात जो है ये रामकथा कथानक पर आधारित है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1943 में, ख्याल किया 1943 में ये प्रकाशन हुआ था। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में, और तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में, और चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह जो है ये कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। ख्याल किया आंगन के पार द्वार जो है ये 3 खंडों में विभक्त है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख सबको मांझता है, किसने कहा है? तो ये जो कथन है दुख सबको मांझता है, किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञे ने। ख्याल किया अज्ञे की बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, दुख सबको मांझता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सन 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया था जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली थी? तो कौन सी पत्रिका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक। ख्याल किया प्रतीक वो पत्रिका है जिसमें कि अज्ञे जी ने संपादन किया था, जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी या उसको शक्ति मिली थी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धर्मवीर भारती की रचनाएं जो हैं ये किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। ख्याल किया दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थी धर्मवीर भारती की रचनाएं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। याद किया अज्ञे को जो है समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, ये किसने कहा है? तो ये कहा है दिनकर ने। याद किया दिनकर ने कथन कहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण की उपेक्षा। ख्याल किया लोक कल्याण की उपेक्षा जो है ये प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को जो है किस सप्तक में स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। ख्याल किया दूसरा सप्तक में जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को लिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ मेरा श्वास है पत धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो किसने कहा है? तो ये पंक्ति है अज्ञे की। याद रखिएगा अज्ञे की ये पंक्ति है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? किसने लिखा है ब्रह्म राक्षस? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। याद रखिएगा मुक्तिबोध ने लिखा है ब्रह्म राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला पंख चमकीले किस कवि की रचनाएं हैं? तो शीला पंख चमकीले जो है किस कवि की रचना है? तो ये लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। याद रखिएगा गिरिजा कुमार माथुर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है शीला पंख चमकीले। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछलीधार। याद रखिएगा मछली घर जो है मछली घर ये विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा वर्ग जो है प्रयोगवाद का केंद्र है? तो इनमें से कौन सा वर्ग जो है वो प्रयोगवाद का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्यम वर्गीय लघु मानव। याद रखिएगा, मध्यम वर्गीय लघु मानव जो है ये प्रयोगवाद का केंद्र है, ये वर्ग जो है ये प्रयोगवाद का केंद्र है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो अज्ञा का प्रथम काव्य संग्रह जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1933 में। याद रखिएगा, 1933 में प्रकाशित हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप अज्ञा की एक कविता है, तो किस प्रकार की कविता मानी जाती है सांप? तो ये जो है एक प्रकार का व्यंग कविता। याद रखिएगा, ये व्यंग कविता मानी जाती है सांप। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो सांप जो है ये अज्ञा का व्यंग कविता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था, तो धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का जो है बहुत लंबे समय तक संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मयुग। ख्याल किया, धर्मयुग का बहुत लंबे समय तक संपादन किया था धर्मवीर भारती ने। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्ण शैली क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता जो है इसकी वर्णन शैली क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फैंटेसी। ठीक है, ये जो है फैंटेसी के अंतर्गत आती है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में फैंटेसी वर्णन शैली के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वेश्वर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है सर्वेश्वर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति मार्ग। ख्याल किया, मुक्ति मार्ग जो है इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इसका वास्तविक लेखक कौन है? किसने लिखा है मुक्ति मार्ग? तो इसका वास्तविक लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ख्याल किया, प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है मुक्ति मार्ग। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग और काऊ की घंटियाँ, ये तीन जो है प्रमुख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध काव्य रचना है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारसप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तारसप्तक की परिकल्पना जो है ये किसकी बुद्धि की उपज है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर माचवे। याद रखिए, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है। आज पार्ट 7 जो है समाप्त हो गया, कल पार्ट 8 की शुरुआत होगी और ऐसे जो है हम संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।